हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते कि स्टॉक मार्केट किस तरह से वर्क करता है, या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पहला एपिसोड है जिसमें हम 4 मेन बातें सीखेंगे। पहली, कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसे इंटर करती है, जिसमें हम सीखेंगे सेबी क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, निफ्टी या सेंसेक्स क्या होता है। दूसरी, कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में कैसे इंटर करता है। तीसरी, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है। और चौथी, कितने पैसों से आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इन 4 बातों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। पहला, कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसे इंटर करती है। मान लीजिए ओमकार नाम का कोई लड़का है जिसने बैंक से लोन लेकर या फिर अपने दोस्तों से उधार लेकर बेकरी का बिजनेस शुरू किया है और अपने बिजनेस को उसने नाम दिया है जीएम बेकर्स एंड कंपनी। कुछ महीनों बाद ओमकार का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने लगता है और तब वो सोचता है कि अपने इस बिजनेस को और एक्सपांड किया जाए और पूरे शहर में इसके ब्रांचेस ओपन किए जाए। लेकिन उसने ऑलरेडी बैंक से लोन लिया है, इसलिए उसके पास एक ही रास्ता बचता है, लोगों से पैसे मांगना। लेकिन वो डायरेक्ट लोगों से पैसे नहीं मांग सकता। तब आता है स्टॉक मार्केट। ओमकार को अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करनी पड़ेगी, जिससे इन्वेस्टर उसके पास आएंगे और उसके कंपनी में निवेश करेंगे और उसके बदले में ओमकार उन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स देगा। स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी लिस्टेड करने के लिए ओमकार को पहले सेबी के पास जाना पड़ेगा, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉस होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है और उस रूल्स और रेगुलेशंस को हर किसी को मानना पड़ता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है। सेबी ने लगाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक इन्वेस्टर को, कंपनी को, यहाँ तक कि ब्रोकर्स को मानने ही पड़ते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर कुछ गलत होता है, स्कैम होता है या फिर फ्रॉड होता है, तो सेबी उस पर लीगल एक्शन ले सकती है। किसी भी कंपनी को मार्केट में इंटर करने के लिए सेबी के सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें मीट करना पड़ता है। अगर उन्होंने वो क्राइटेरियाज मीट किए तो सेबी उनके एप्लीकेशन को अप्रूव करती है, नहीं तो रिजेक्ट करती है। मान लीजिए जीएम बेकर्स ने सेबी के सारे क्राइटेरियाज मीट कर दिए, तब सेबी जीएम बेकर्स के एप्लीकेशन को अप्रूव करेगी और उन्हें एक्सचेंजेस के पास भेजेगी। एक्सचेंजेस नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर शेयर्स को एक्सचेंज किया जाता है, यानी बाय और सेल। इंडिया में 2 मेन एक्सचेंजेस है। पहला एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है जो 1875 में एस्टेब्लिश हुई थी और वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5400 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। वही एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें 1900 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। इन एक्सचेंजेस के अपने अपने इंडेक्स होते हैं। जैसे एनएसई का इंडेक्स है निफ्टी 50 जिसमें 50 कंपनीज है, और बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स जिसमें 30 कंपनीज है। ये वो कंपनीज होते हैं जो इंडिया के लीडिंग और लार्ज कंपनीज होते हैं, जिस पर इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है। मार्केट का हाल इन्हीं कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिसाइड किया जाता है। आपने सुना होगा कि निफ्टी आज इतने पॉइंट से ऊपर गया, या फिर सेंसेक्स आज इतने पॉइंट से ऊपर गया या फिर नीचे गया। ये इन्हीं 50 या 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर ये 50 या फिर 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है तो निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाता है, और अगर बुरा परफॉर्म करती है तो वही नीचे आता है। जब सेबी
MG बेकर्स एंड कंपनी का एप्लीकेशन अप्रूव करेंगी तो वो इन्हीं एक्सचेंजेस में आएगा और डेली ट्रेड होता रहेगा। इसी तरीके से एक कंपनी मार्केट में इंटर करती है। दूसरा, कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में कैसे इंटर करता है। मान लीजिए करण नाम का कोई लड़का है जिसके पास कुछ पैसे हैं और उन पैसों को वो इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके लिए उसने स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और उसे ये पता चला कि GM बेकर्स एंड कंपनी नाम की बेकरी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। अगर मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मुझे फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये बात करण को पता चली है, इसलिए वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेता है। लेकिन करण सीधा एक्सचेंजेस के पास जाकर उस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता। एक्सचेंजेस और इन्वेस्टर को मिलाने का काम करता है ब्रोकर। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, एप्स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, 5 पैसा, ICICI डायरेक्ट, एंजल ब्रोकिंग या और भी बहुत कुछ। करण को ऐसे ही एक ब्रोकर के पास जाकर डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके पास एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद करण कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। इसी तरीके से एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इंटर करता है। तीसरा, क्या स्टॉक मार्केट में निवेश करना रिस्की है। हमें बचपन से हमारे दोस्त, हमारे नेबर्स, यहाँ तक कि हमारे घर वाले यह कहकर डराते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना, बहुत रिस्की है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हम उन लोगों की एडवाइस लेते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में ना ही एक्सपीरियंस होता है ना ही नॉलेज। इनमें से कुछ लोग कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग कर आते हैं या फिर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर आते हैं जो उन्हें थोड़े दिन के बाद नेगेटिव रिजल्ट देती है, और वो देखकर वो घबरा कर अपना पैसा निकालते हैं और वापस हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए फ्रेंड्स, अगर हम स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखेंगे तो वो हमें बिजनेस की तरह ही रिटर्न देगा, और अगर हम स्टॉक मार्केट को एक गैम्बल की तरह समझेंगे तो वो हमें गैम्बलिंग की तरह ही रिजल्ट देगा। और आपको तो पता है कि गैम्बलिंग में सिर्फ बिगनर्स लक होता है, जिसमें आप 1 या 2 बार अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन उससे मिलियनेयर या फिर बिलियनियर नहीं बन सकते। स्टॉक मार्केट कितना रिस्की है ये आपके स्किल्स, एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस, साइकोलॉजी, व्यू और पेशेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्किल है कि आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, या फिर जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी है, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपको पूरी तरीके से पता है और उस कंपनी पर आपको पूरा भरोसा है, उसी के साथ साथ अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, यानी आप पेशेंस के साथ आपका पोर्टफोलियो ग्रो करते हुए देख सकते हैं, तो अपने आप आपका रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एक्सपेक्टेशंस स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं कि अगले 1-2 साल में मैं स्टॉक मार्केट में करोड़पति बन जाऊंगा, तो आपको निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। इसलिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको रिस्क कम करना है तो नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको लो एक्सपेक्टेशंस रखने होंगे। नंबर 4, कितने पैसों से आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। मैंने जब शुरू किया था तो 2000 रुपये से शुरू किया था। आप भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो 2000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, या फिर 500 रुपये से भी। अगर आपने 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, वो भी 15% एनुअल रिटर्न से, तो 20 साल बाद आपको जो अमाउंट मिलेंगी वो होगी 30,32,000, जिसमें आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 4,80,000 और आपको रिटर्न मिलेगा 25,52,000। लेकिन इसमें एक कंडीशन है फ्रेंड्स कि आपको 20 साल तक मंथली 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे विदाउट मिसिंग एनी मंथ। आप ये सोच रहे होंगे कि 20 साल बाद 30 लाख की क्या कीमत होगी, लेकिन फ्रेंड्स ये भी याद रखें कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ 2,000 रुपीज़ है। 2,000 रुपीज़ तो हम जब दोस्तों के साथ डिनर करने जाते हैं तो चुटकी में ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल तक सिर्फ 2,000 ही इन्वेस्ट करते रहोगे। जब आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ेगा तो आपका अमाउंट भी अपने आप बढ़ेगा और उसके साथ आपका रिटर्न भी अपने आप बढ़ेगा। मैंने एक कैलकुलेशन SIP कैलकुलेटर से किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।
आप भी उस कैलकुलेटर का यूज़ कर अपनी अमाउंट डालकर आपको जितना रिटर्न चाहिए या फिर जितने सालों बाद आपको कितना रिटर्न चाहिए इसके बारे में आप SIP कर सकते हैं। यही 4 पॉइंट मैं आज के वीडियो में क्लियर करना चाहता था। अगले वीडियो में हम स्टॉक्स के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में समझेंगे, जिसमें पहला होगा PE रेशो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। क्यों PE रेशो इतना इम्पोर्टेंट रहता है और हमें PE रेशो के बारे में क्या समझना चाहिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। दूसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आप अगला वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप मुझे कमेंट कर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।